एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे और जो हमारे भाई हैं जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार सभी को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह के 7 बजे जो कक्षा आपकी आती है यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित, इसमें हम विगत वर्षों में चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत विस्तृत चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो एक अच्छा विद्यार्थी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। बिना प्रीवियस ईयर के आदमी, हमारा कोई भी भाई, कोई भी स्टूडेंट कुछ कर ही नहीं सकता है। उसको प्रश्न का नेचर ही नहीं समझ में आएगा जब तक वो विगत वर्षों का प्रश्न बेहतरीन तरीके से अध्ययन नहीं करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछली 2 कक्षा में हम लोगों ने 1999 वाला जो टीजीटी का पेपर हुआ था कला विषय से संबंधित, उसमें 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 कक्षाएं हो चुकी है। आज पार्ट 3 है। कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उन प्रश्नों को आज के हम आपके तमन्ना बैच में लेकर फिर उपस्थित हैं। तो एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों बने रहिएगा, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर उपस्थित होने जा रहा हूँ। पहला ही प्रश्न आपके सामने आ गया है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बड़ी तन्मयता से, बड़े धैर्य के साथ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर कमेंट सेक्शन में छाप देना है और बताना है कि इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। ये हालांकि 25 नंबर का प्रश्न है। हम लोगों ने पिछली 2 कक्षा में 12-12 क्वेश्चन पे बहुत बेहतरीन अध्ययन किया। ये 25वां थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में ये टाइप मास्टर हमारे जो है वो नंबरिंग इसका क्वेश्चन का नए सिरे से कर दिए हैं, तो उस पर आप मत जाइएगा। ये 25वां क्वेश्चन है। चैतन्य पहला ही क्वेश्चन है, चैतन्य का गृह त्याग। हम ये प्रश्न बहुत, हालांकि ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं। मैं विगत वर्षों का जितना पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, सब में देख रहा हूँ, जितना कोई सिंगल एक प्रश्न ऐसा नहीं बचा जो आपको पढ़ाया ना गया हो, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सामने, एक एक क्वेश्चन मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक सिंगल क्वेश्चन बता दिएगा जो आपको इन कक्षाओं में पढ़ाया ना गया हो। थ्योरी वाली क्लास की जो शाम को 7 बजे चलती है, प्रत्येक दिन 2 कक्षाएं आपकी संचालित होती हैं संस्था से, एक सुबह 7 बजे, एक शाम 7 बजे। सुबह 7 बजे तमन्ना बैच में लेकर उपस्थित होता हूं आपके सामने दोस्तों, जिसमें हम प्रीवियस ईयर विगत वर्षों का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और शाम वाली बैच में जो 7 बजे आपकी स्टार्ट होती है, उसमें हम थियरी लेकर चल रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने के हैबर साहब से लेकर के डीपी चौधरी साहब को अध्ययन कर लिया है, उनको पढ़ लिया है। आज की कक्षा में हम सुबह 7 बजे उपस्थित हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि चैतन्य का गृह त्याग, जो महाप्रभु चैतन्य है, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है या किसने बनाया है। पहला विकल्प है आपका कुनु देसाई, दूसरा है छितेंद्र नाथ मजूमदार, और तीसरा है असित कुमार हल्दर, और चौथा है नंदू चाचा, जिसे आप नंदलाल बोस कहते हैं। दोस्तों परीक्षा में बहुत समय है नहीं, तो कक्षाएं मिस नहीं करनी चाहिए आपको किसी भी प्रकार से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। आपकी सफलता के लिए जितने प्रश्न चाहिए, हम तो आपसे यहाँ तक कह दिए हैं भाई, ऐसे ही हवा में कोई किसी से कुछ कहता नहीं है। हम आपसे इतना कह रहे हैं कि 125 क्वेश्चन जो आपके प्रश्न पत्र में आएगा 2025 में, जो टीजीटी पीजीटी का पेपर 41-63 वाला विज्ञप्ति जो 2022 का है, उसके पेपर में आप देखिएगा कोई सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच गया होगा, पढ़ाया ना गया होगा। तो जो पढ़ेगा वो 110, 15, 20 क्वेश्चन आराम से करके आएगा, उसका सिलेक्शन कोई रोके नहीं पाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा और बताइएगा, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा कि जो चैतन्य महाप्रभु गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। क्या वह कुनु देसाई ने बनाया है, क्या छितेंद्र नाथ मजूमदार ने? जी हाँ, यही विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने बनाया है? छितेंद्र नाथ ने, जिसे आप प्यार से क्या कहते हो? छिती बाबू भी कहते हो। चैतन्य का गृह त्याग दोस्तों आप देखेंगे कि वैष्णव संत, जो वैष्णव संप्रदाय था, उसी वैष्णव संप्रदाय यानी वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की जो भावमय लीलाओं का प्रदर्शन किया गया है इनके द्वारा, किनके द्वारा? छितेंद्र नाथ मजूम जी के द्वारा। उनके चित्रों के प्रत्येक अंग में, उनके चित्रों के प्रत्येक अंग में यह पूर्णतः समाया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है चैतन्य महाप्रभु जी का। तो दोस्तों विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पहले प्रश्न का। आगे बढ़िएगा, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बंगाल शैली के
पूछ रहा है कि इनमें से ये जो 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से कौन बंगाल शैली का कलाकार नहीं है, आपको ये बताना है। इसमें से 3 तो बंगाल शैली के कलाकार हैं, लेकिन एक चौथा जो है वह बंगाल शैली का कलाकार नहीं है, यही आपको बताना है। पहला है सुरेंद्र कर, दूसरा है रथिन मित्रा, तीसरा है शैलेंद्र और चौथा है मुकुल डे। कौन है जो बंगाल शैली बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, बंगाल शैली का कलाकार नहीं है? वह विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही जो रथिन मित्रा हैं, यही रथिन मित्रा यह बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। रथिन मित्रा ने कला की नवीन स्वरूप की संभावना पर सबसे पहले दृष्टिपात करने का काम किया था दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3, ध्यान दीजिएगा एकदम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ। भैया एक बार समझ लो, एक बार बात को समझ लो, पेपर को समझ लो, उसके बाद इधर उधर की बातें, सारी बातें तो होती रहेंगी, है कि नहीं? सारी बातें चलती रहेंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। और इधर उधर क्या फिजूल का देखना, कहते हैं ना, वो डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमने उनको इतना देखा, हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। तो 2 आंखों से प्यारी प्यारी जो आंखें हैं ये देखिए कितना देख सकते हैं। सैयद हैदर रजा, प्रश्न आपके सामने उपस्थित है तीसरा। सैयद हैदर रजा है व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं, घनवादी चित्रकार हैं या अमूर्त चित्रकार हैं? आपको बताना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि सैयद हैदर रजा आखिर में है क्या? सैयद हैदर रजा आखिर में है क्या? तो चलिए इस विकल्प का, इस प्रश्न का चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमूर्त चित्रकार थे। कौन? सैयद हैदर रजा क्या थे? यह अमूर्त चित्रकार थे। प्रश्न पूछा गया है 1999 में। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, इसमें से बेमेल छांटना है, असंबद्ध है। कौन सा? नागजी पटेल, शंखू चौधरी, महेंद्र पांड्या या ज्योति भट्ट या नागजी पटेल या शंखू चौधरी? इसमें से 3 तो एक जैसे हैं और चौथा बेमेल है, वही बताना है आपको। असंबद्ध बताइए, इसमें कौन सा असंबद्ध है? तो यही भैया जो ज्योति भट्ट हैं, यही ज्योति भट्ट आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए, चौथे वाले प्रश्न के लिए। ये जो दोस्तों ज्योति भट्ट हैं, ये ग्राफिक या प्रिंट मेकिंग, ये ज्योति भट्ट जी जो है ये ग्राफिक या प्रिंट मेकिंग, कौन? ज्योति भट्ट ये ग्राफिक या प्रिंट मेकिंग में एकदम पूर्णतः सिद्ध हस्त कलाकार थे। ये ज्योति भट्ट ग्राफिक एवं प्रिंट मेकिंग में एकदम पूर्णतः सिद्ध हस्त कलाकार थे। बाकी तीनों ये महेंद्र पांड्या, शंकु चौधरी, ये आपके नागजी पटेल, ये मूर्तिकार हैं। क्या हैं? ये मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न बढ़िएगा, प्रश्न संख्या आपका 5वां, ध्यान दीजिएगा। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। हमारे जितने भाई बहन पढ़े हैं हमसे, उनका तक प्रश्न गलत होने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया ना हो, कुछ छुटबे नहीं किया है, सारी की सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, ऐसा कुछ तो बचा नहीं है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। देखिएगा, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। बनी ठनी की चित्र शैली है,
आपको बनी ठनी की चित्र शैली बताना है। इसमें से बनी ठनी की चित्र शैली क्या कोटा बूदी शैली से है, क्या कांगड़ा शैली से संबंधित है, क्या किशनगढ़ शैली से संबंधित है, या मुगल शैली से? सब कोई बताएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने थ्योरी की क्लास में इस पे चर्चा किया था और सारी चीजें बताया था आपको। आपको याद होंगी, हमने बताया था कि जो किशनगढ़ शैली है, ये विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बनी ठनी के लिए। ये जो किशनगढ़ शैली है दोस्तों, किशनगढ़ शैली चित्रकला जो है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला को उत्कर्ष तक यानी चरम तक ले जाने का श्रेय राजा सावंत सिंह को जाता है। किसको? राजा सावंत सिंह को जाता है। किशनगढ़ शैली को एकदम ऊंचाइयों तक चरण तक ले जाने का जो श्रेय दिया जाता है वह इसी राजा सावंत सिंह को दिया जाता है। दोस्तों इस शैली के चित्रों में स्त्री की आकृतियां, जो किशनगढ़ शैली में स्त्रियों की आकृतियां, चित्र आकृतियां बनाई गई हैं, उसे इसी बनी ठनी के रूप में बनाई गई है। यह बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका विकल्प नंबर 3 यानी तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, किशनगढ़ शैली बनी ठनी। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, एक भी प्रश्न मिस न होने पाए आपसे, ध्यान दीजिएगा, छूटने ना पाए। पूरी कक्षा को ध्यान से देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिएगा, अन्यथा न मन हो, उंगली में दर्द हो तो मत करिएगा। आगे देखिएगा, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को मतलब किन संरक्षण पद मतलब किन शास्त्र, थोड़ा सा प्रश्न टाइप करने में गड़बड़ हो गया भाई साहब से। तो इसमें प्रश्न ये है कि चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? क्या वह विजयनगर और बीजापुर के शासक थे जिन्होंने अपभ्रंश शैली को संरक्षण प्रदान किया? क्या वह चंदेल वंशी शासक थे? क्या वह राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने दिया संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं? तो ना ही विजयनगर, ना ही चंदेल, ना ही राष्ट्रकूट, सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न जो है 1999 टीजीटी के पेपर में आया हुआ है, उसे हम भाई 1999 वाला पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो इसमें से कोई नहीं, यही चौथा विकल्प आपका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि पल्लव नरेश यानी पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे? बताइए कि पल्लव शासकों ने रथ वाला मंदिर किस स्थान पर बनवाया था? का वो कांची में बनवाए रहन, या एहोल में बनवाए रहन, महाबलीपुरम या चेन्नई में बनवाए रहन? भैया एक एकदम बताया था, महाबलीपुरम में जो पंचरथ के नाम से विख्यात पल्लव शासकों द्वारा निर्मित कराया गया जो रथ मंदिर था दोस्तों, वो पांचों रथ मंदिरों को अलग अलग शैलियों में निर्माण करवाया गया था, जो कि आपके विकल्प में महाबलीपुरम दिया गया है। यही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे स्थान पूछा है, वह किस स्थान पर बना है? यही महाबलीपुरम में। प्रश्न संख्या 7 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? बताना है। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में, एक याचक के रूप में भिक्षा मांगते हुए अजंता के, भाई इस प्रश्न पत्र में 1999 वाले प्रश्न पत्र में ये अजंता गुफा से तीसरा प्रश्न आपके सामने आया है। हमने जब अजंता गुफा स्टार्ट किया था पढ़ाना तो उसी वक्त बता दिया था कि अजंता एक ऐसी टॉपिक है, हालांकि सभी गुफाओं से क्वेश्चन आते रहते हैं, गुफाएं, हमको किसी भी गुफा को हल्के में नहीं लेना है, गुफाओं से क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन हमने उस समय भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि अजंता गुफा एक ऐसा अध्याय है आपके सिलेबस में जहां से थोक के भाव में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1999 का ये जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें यह तीसरा प्रश्न है जो कि अजंता से ही संबंधित है। अच्छा, 2 प्रश्न तो ऐसे हैं जो केवल अजंता के 17वीं गुफा से ही पूछ लिए गए। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है कि भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? अजंता की
किस गुफा में चित्रित किया गया है? क्या वह 14वीं गुफा है या 16वीं, 17वीं या 21वीं गुफा है? कौन सी गुफा है? हमारे प्यारे भाई बहन एकदम तत्काल, एकदम मार साहब एकदम छाप का कमेंट सेक्शन भर जाए, जगह ना मिले, एकदम मारा घर घर आए, एकदम साफ हो जाए। कौन सा विकल्प सही है बताइएगा। तो चलिए हम यही बता देते हैं, विकल्प नंबर तीसरा यानी 17वीं गुफा में। ये जो 17वीं गुफा है अजंता की, ये बड़ी काम की गुफा है। यहां से प्रश्न पूछता ही रहता है। इसी प्रश्न पत्र में इसी गुफा से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे कि भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है, यही पूछा है। तो दोस्तों ये जो हमने पढ़ाया था अजंता की 17वीं गुफा, जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो ध्यान होगा आपको, न ध्यान होगा तो एक बार जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें एक चित्र था राहुल का समर्पण या राहुल समर्पण, राहुल समर्पण। ये बात उस समय की है। एक बार होता क्या है कि महात्मा बुद्ध जिसका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ जी को भाई इनके जन्म के समय ही तमाम ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी थी, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा आगे चलकर, या तो यह लड़का बहुत बड़ा धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। भाई पिता को डर हो गया सुद्धोधन को, लड़का राजपाट संभालेगा, कहीं सन्यासी उन्यासी न बन जाए। तो मान लीजिए ठीक है, उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से महल वहल बनाएगा, सारी सुख सुविधाएं दी गई कि इनका मन जो है, इनका विचार हो वो विरक्त न हो। तो होने को कौन टाल सकता है। आगे चल करके लगभग 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 3-4 दृश्य देखे, किसी वृद्ध का, किसी बीमार का, किसी मृत का, किसी सन्यासी का। ये चारों दृश्य देखा इन्होंने लगभग 29 वर्ष की अवस्था में। तो इनका मन बड़ा विचलित हुआ। एक बार इन्होंने क्या किया कि इनकी शादी, दरअसल इनके पिताजी को पता था कि ये लड़का बहक सकता है, ज्योतिषों ने बताया है। तो उस समय की, उस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिला से, यशोधरा नाम की महिला से इनका जो है विवाह करा दिया जाता है। उससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है राहुल। अभी राहुल छोटा ही था। उसी समय 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बिना बताए पत्नी से आधी रात को गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया गया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया। बाद में आगे क्या होता है, लगभग 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये बुद्ध हो जाते हैं। कौन? ये महात्मा बुद्ध जी कब बुद्ध हो जाते हैं? 29 वर्ष में 6 वर्ष जोड़ दीजिए, लगभग 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है सिद्धार्थ जी को। तो इनके पास जो भी जाता कपिलवस्तु वाले क्षेत्र से, इनके साम्राज्य से, इनके पास जो भी इनसे मिलने जाता वो इन्हीं का होकर रह जाता और संन्यास धारण कर लेता। इनसे इतना प्रभावित हो जाता था। तो एक बार हुआ क्या कि इनके पिताजी ने इनके बचपन के एक मित्र को बुद्ध जी से मिलने के लिए भेजा, एक संदेशा देने के लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम भी जा रहे हो, आओगे नहीं, तुम भी उसके प्रभाव में आकर वहीं संन्यास का जीवन व्यतीत करने लगोगे, लेकिन वादा करो सब कुछ होने से पहले हमारा प्रश्न बुद्ध के सामने रख देना कि तुमसे हम मिलना चाहते हैं। भाई गया, हालांकि वो भी वहीं का रह जाता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है प्रभावित होकर बुद्ध जी से, लेकिन अपना वादा भूलता नहीं। वो कहता कि आपके पिताजी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो ये जाते हैं कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जाते हैं और जब घर में, महल में प्रवेश करते हैं तो बड़ी बेचैनी यशोधरा जी को होती है। लेकिन भाई उनका भी तो कुछ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब गए बुद्ध जी, मिले उले सबसे। जब बारी यशोधरा जी की आई मिलने की, यशोधरा जी ने अपने द्वार पर वहीं पर वो खड़ी थी, वो कहीं गई नहीं। ये मैथिली सड़क गुप्त जी ने लिखा है इनके बारे में, हालांकि वो यशोधरा जी को पर्सपेक्टिव मानते हुए उनके हिसाब से लिखा है। तो उन्होंने इसमें बताया है कि बुद्ध जी जाते हैं तो यशोधरा जी सोचते हैं कि अभी एक भाई हमसे माफी वगैरह मांगेंगे कि बिना बताए चले गए। हालांकि ऐसा होता नहीं कुछ। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब समझिए कि यशोधरा जी कितना महान व्यक्ति था उस समय का, कितनी महान महिला थी। उन्होंने क्या काम किया, वही अब उनका बच्चा राहुल जो है लगभग 5-6 वर्ष का हो गया था, उसी का हाथ पकड़कर भिक्षा के रूप में भगवान बुद्ध के सामने उनको हाथ पकड़ा देती हैं।
लीजिए और लेकर जाइए। लेकिन यशोधरा खुश थी, यशोधरा बहुत खुश थी। बस ग्लानि एक बात से थी, तकलीफ एक बात से थी कि मुझसे बिना बताए चले गए। साहब ने लिखा है मैथिली सड़क गुप्त ने कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। यानी हमारे जो प्रियतम हैं, हमारे जो स्वामी हैं, वो सिद्धि के लिए गए हैं, बहुत महान कार्य के लिए गए हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हैं। सखी यह गौरव की बात है, यह गौरव की बात है। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, मन को बड़ा व्याघात। पर उन्होंने मुझसे बताया नहीं। उन्हें क्या मुझसे वो बताते तो क्या हम उनको रोकते, उनके पथ का बाधा बनते? फिर भी हम कहते उनको जाने के लिए, लेकिन मुझसे बताया नहीं, यही मलाल था। लेकिन आज इन्होंने हमारे सामने आया, हमारे सामने झुक कर हमसे कुछ मांगा, तो यही यशोधरा लेट गो कर जाती है। भाई गिव अप करना और लेट गो करना, इसमें दो बड़ा मतलब बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, किसी भी को हासिल करने के लिए हम बार बार प्रयास करते रहे और प्रयास करते करते थक जाए, हार मान ले, डिप्रेशन में चले जाए, ये गिव अप हुआ, हार मान लेना। लेकिन चलो, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तू नहीं, कैसे उन्होंने कहा है कि अगर तू है हर जाई, अगर तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, अगर तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तो तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाखों हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो यशोधरा जी ने लेट गो कर दिया और बात आगे बढ़ गई। तो ये जो राहुल को उन्होंने पकड़ा दिया, भिक्षा जब मांग रहे थे बुद्ध जी, तो उन्होंने राहुल का समर्पण कर दिया, राहुल को बुद्ध जी को दे दिया। भैया हो, सॉरी भैया तो नहीं लगेंगे, पति है उनके, कि आप लेके जाइए इसको। तो यही जो 17वीं गुफा है अजंता की, 17वीं गुफा में भगवान बुद्ध को यशोधरा के सामने, यशोधरा के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए चित्रित किया गया है, जिसमें राहुल का समर्पण यानी राहुल को दान में देते हुए यशोधरा जी को दिखाया गया है। इसी 17वीं गुफा में तमाम प्रकार के जातकों को चित्रित किया गया है, जिसमें आपके छदंत जातक हैं, हंस जातक हैं, महाहंस जातक हैं, मृग जातक हैं, शिव जातक हैं। तमाम प्रकार के जातकों को भी इसी के अंतर समेटा गया है, चित्रित किया गया है। ये 17वीं गुफा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आइएगा, इस प्रश्न का विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, 17वीं गुफा। आइएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 8 के बाद सीधा 10। चलिए मिसप्रिंट हुआ है भाई साहब से, कोई बात नहीं, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक चित्रित किए गए हैं, अधिक बनाए गए हैं? क्या भगवान की लीलाओं से संबंधित राम का चित्र अधिक बना है, कृष्ण का बना है, शिव का बना है, या किसी देवी का बना है? बहुत प्यारा प्रश्न है। इसका जवाब आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में एकदम छाप के बताइए, और हमें यह भी बताइए कि किस शैली से संबंधित, यानी कि जो राजस्थानी शैली पे चर्चा चल रही है उसमें, अच्छा आप इतने बताइए कि किस भगवान से संबंधित राजस्थानी शैली में, राजस्थानी चित्रकला में अधिक चित्रकारी की गई है। तो वो भगवान कहे जिनका नाम है मधुसूदन, दीनानाथ, माधव, केशव, हे कृष्ण, यही कृष्ण है। आप देखेंगे इस समय जो चित्रकारी चल रही थी, उस समय सभी चित्रकारों का सबसे प्रिय विषय ही राधा और कृष्ण रहे हैं, और इन्हीं की लीलाओं को चित्रित करने का कार्य उस समय के चित्रकार ने बखूबी बेहतरीन तरीके से करने का काम किया है राजस्थानी शैली के अंतर्गत। तो प्रश्न संख्या 10वें का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण का और कृष्ण के साथ साथ राधा जी का। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है
कि राम किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थान पूछ लिया है कि राम किंकर बैज राम किंकर का जो है जन्म कहाँ हुआ था, यही आपको बताना है। तो भैया हो, राम किंकर बैज जी का जन्म जो है यह आप बंगाल में जाएंगे। कहाँ इनका जन्म हुआ है? बंगाल में। बंगाल में एक स्थान है बांकुरा। बांकुरा, इसी बांकुरा के पास एक गांव है। इसी गांव में, बंगाल के बांकुरा में, यहीं पर इसी गांव में इस राम किंकर जी का जन्म होता है। और जन्म होता है कब? 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में राम किंकर वैद्य जी का जन्म होता है बंगाल के बांकुरा के निकट वाले गांव में। यह विकल्प नंबर बिल्कुल डी वाला यानी चौथा करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में, बंगाल ना होता तो बांकुरा मिल जाता, और बांकुरा नहीं है तो क्या मिल गया? बंगाल मिल गया। यही विकल्प नंबर चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न में नहीं है जो आपको पढ़ाया ना गया हो और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। यह भी प्रश्न मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राजा रवि वर्मा से ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं है, शायद कोई ऐसा होगा जिसमें इनसे प्रश्न पूछा ना गया हो। तो वही प्रश्न है कि भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों यही राजा रवि वर्मा ने ही किया था। सर्वप्रथम सफल प्रयोग किसने किया था तैल रंगों का? राजा रवि वर्मा ने। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि राजा रवि वर्मा जो है वो सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से जो इनका योगदान रहा है कला के क्षेत्र में, अगर कोई उनका मूल्यांकन करे, अगर कोई उनका मूल्यांकन करे तो उन्हें इस श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता कि भारत की जो आधुनिक चित्रकला है, भारत की जो आधुनिक चित्रकला है उसके संदर्भ में तैल रंगों के नए माध्यम से पेंटिंग करने का प्रथम बार सफल प्रयास उल्लेखनीय है। इन्हीं का नाम लिया जाता है राजा रवि वर्मा का। सर्वप्रथम सफल प्रयास तैल रंगों से चित्रकारी करने का इन्होंने ही किया, राजा रवि वर्मा ने ही किया। दोस्तों विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? एकदम इत्मीनान से ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। चलिए यह भी प्रश्न बताया गया है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, कहीं कुछ छोड़ा नहीं गया है। तो आप जानते ही हैं, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, यानी कब से आरंभ होता है? क्या वह बंगाल स्कूल से आरंभ होता है? क्या वह कलकत्ता स्कूल से आरंभ होता है? क्या वह मद्रास स्कूल से आरंभ होता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प है एकदम बताइएगा, एकदम तुरंत बताइएगा। हमारे सभी भाई बहन बताएंगे इसको। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। तब देखेंगे कि राजा रवि वर्मा के कला विकास संबंधित जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद आधुनिक चित्रकला में जो नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ राजा रवि वर्मा जी के द्वारा, जो सूत्रपात हुआ उसके प्रवर्तक जो थे अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल, जिसे आप ईबी हैवल कहते हैं। भाई एक प्रकार से यह जन्मदाते रहे। ई और इनके साथ साथ नाम लिया जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर का, अवनी बाबू का। बंगाल शैली की हम बात कर रहे हैं, बंगाल स्कूल की जन्मदाता यही माने जाते हैं ईबी हैवल और आपके अवनी बाबू। तो उसके प्रवर्तकों में ईबी हैवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, साथ ही साथ रामचंद्र चटर्जी, अर्धेंद्र कुमार गांगुली, अर्धेंद्र कुमार गांगुली के साथ साथ अवनींद्रनाथ टैगोर, इन लोगों का बंगाल स्कूल के जन्म में और विकसित होने में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। हालांकि वास्तविकता यही है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा भी है। दोस्तों आधुनिक चित्रकला के जन्म की एक कहानी आप देखेंगे कि बंगाल स्कूल के आंदोलन से आरंभ होती है और वह
तब तक चलती है जब भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है, तब तक चलती है। तो इस प्रश्न के उत्तर एकदम पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो भैया, पहला वाला ध्यान दीजिएगा। पहला बंगाल स्कूल से। चलिए, आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? बंगाल स्कूल से, बंगाल कलम से या बंगाल शैली से। एकदम करेक्ट है पहला वाला। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, जरा देखिए इसको, कि अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं आता? ये 4 नाम लिखे गए हैं 4 विकल्प में। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में जिनकी गणना नहीं की जा सकती, कौन उनका शिष्य नहीं है? क्या देवी प्रसाद राय चौधरी, डीपी राय चौधरी, अभी कल की कक्षा में हम लोग थ्योरी वाले में पढ़े थे शाम को 7 बजे देवी प्रसाद राय चौधरी जी के बारे में, नंदलाल बोस, LM सेन या गोपाल घोष? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन अवनी बाबू का शिष्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये जो विकल्प नंबर 4 है, ये विकल्प नंबर 4 ही बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि गोपाल घोष अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं थे, लेकिन डीपी राय चौधरी, नंदलाल बसु यानी नंदू चाचा, LM सेन, ये तीनों इनके गुरु थे। सॉरी, इन तीनों के गुरु अवनी बाबू थे, लेकिन गोपाल घोष के गुरु डीपी राय चौधरी थे, देवी प्रसाद राय चौधरी। और देवी प्रसाद राय चौधरी के गुरु कौन था? यही अवनी बाबू, यानी अवनी बाबू के शिष्य का शिष्य था गोपाल घोष। यही विकल्प नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आइएगा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? क्या जयराम पटेल, क्या रामकिंकर बैज, या बेंद्रे, या देवी प्रसाद राय चौधरी? आपको बताना है। आप देखेंगे इसमें जो बेंद्रे हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। बेंद्रे के अलावा ये जो तीनों हैं, ये जयराम पटेल, रामकिंकर बैज, डीपी राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी, ये तीनों चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। लेकिन पूछा है कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? यही बेंद्रे साहब। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, यानी जिसे आप प्यार से क्षिति बाबू कहते हो, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इनके बारे में पढ़ा है। ये कलाकार हम लोग पढ़ चुके हैं क्षितेंद्र नाथ मजूमदार को। तो यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हमने बहुत स्पष्ट बताया था, बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताया था, एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए जो भी पढ़ा है। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? भैया हो, बात है सन 1942 की। कब? 1942 में। 1942 में इनकी नियुक्ति होती है और 1965 तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और उस विद्यालय का नाम है, उस विश्वविद्यालय का नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इन्हीं का देन है, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी का ही देन है कि उस समय अमरनाथ ओझा जो थे, उस समय वाइस चांसलर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उनके सहयोग से उसमें कला विभाग की स्थापना की। किसने? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने। और उन्होंने वहां पर 1942 से लेकर 1965 तक चित्रकला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में शिक्षा देने का कार्य किया। दोस्तों आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं, फिर अगले कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।